नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माय स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रही हैं असीमा भट्ट जी। नमस्कार, मैं हूँ आसिमा भट्ट। मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, फिल्म एक्टर हूँ, टीवी, एड, वेब सीरीज़ भी करती हूँ। मैं लिखती भी हूँ, डायरेक्ट भी करती हूँ, थिएटर भी पढ़ाती हूँ। मैं काउंसलर भी हूँ, ब्लॉगर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, हो गई पत्रकारिता, हो गई रंगमंच, हो गया। तो आपने बीच में जिक्र किया था एनएसडी के बारे में। तो एनएसडी में आप कैसे जाना हुआ आपका? हाँ, मैंने कहा ना, जब मैं नाटक करती थी वहीं इप्टा में, तो मेरे बहुत सारे को एक्टर्स ने भी कहा था कि मुझे इंडस्ट्री जाना चाहिए। मेरी आत्मा प्रसाद मैम ने भी कह दिया कि मेरा देवर एक्टर है तो तुम भी। तो फिर मेरी डॉक्टर शाहिदा हसन जी ने भी कहा कि तुम्हें बड़ा करना चाहिए, तुम यहाँ के लिए नहीं बनी हो। वो तो ऐसे कहती थी, क्योंकि पटना दूरदर्शन पे भी मैं कुछ कुछ किया करती थी, इंटरव्यू वगैरह लिया, कई शॉर्ट फिल्म बनी, या रेडियो दूरदर्शन पे भी मैं एंकर थी, अनाउंसर जिसे कहते हैं, और नाटक विभाग में भी थी। तो कुल मिला के मालिक की बड़ी ऊपर वाले की कृपा थी कि रेडियो में मैं, दूरदर्शन में मैं, स्टेज पे मैं, और पत्रिकाओं में और अखबारों में मैं। तो हर जगह होने से सब लोग मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे, पसंद करते थे, और सबने कहा एनएसडी जाओ। तो उसी अखबार में जहाँ मैं नौकरी करती थी, नवभारत टाइम्स में, उसी में वो विज्ञापन निकला था एनएसडी का, और मैंने भर दिया। ये कौन सी साल की बात है? ये 97 में मैं एनएसडी आई थी। उस समय कौन से थे आपके बैचमेट सर? मेरे बैच में पुबाली सान्याल, कल्याणी वाले, अंकुर विकल, ओम प्रकाश, राकेश, कन्हैया कैतवास, अजय कुमार, आसिफ अली खां, किसी का नाम छूटे तो बुरा मत मानना मिनी आई जी, और विमी जग्गी, ये सब मेरे बैचमेट थे। देखो यार, तुम लोग बुरा नहीं मानना, कुछ नाम छूट रहा है कैसा एक्सपीरियंस रहा एनएसडी का आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट मुझसे कोई पूछे ना कि तुम दोबारा इंडस्ट्री जाना चाहोगी, तो मैं फिर से वो 3 साल जीना चाहूँगी। क्योंकि हम लोगों के बीच में एक तो था, हम लोग लड़ते बहुत थे, हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े, लेकिन जब काम करने की बारी आती थी या एक दूसरे पे कुछ होता था कि कोई बीमार है या कुछ है, तो सब एकजुट हो जाते थे। तो फिर बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं था कि हम अलग अलग जगहों से, क्योंकि सब अलग अलग जगहों से आए थे। तो शुरुआत में जो वो होता है ना, जेल होने में टाइम लग रहा था, पर जब हुए तो बहुत अच्छा। मेरी क्लासमेट के साथ साथ रूममेट मेरी मिनी आईजी थी, और मिनी आईजी मलयाली हैं, केरला की हैं, और बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा गाती भी थी। थोड़ा बहुत उन्होंने कोशिश भी की मुझे मलयाली सिखाने की, तो मैं बस इतना ही सीख पाई, यान इन्हें प्रेम कुन्नुम। और अभी मिनी ने बहुत अच्छी फिल्म की है मलयाली, केरला में। तो ये जो 3 साल था ना हम लोगों का, एक तरह से लड़ते झगड़ते हंसते गाते कैसे निकला पता ही नहीं चला। और हम लोगों ने बहुत अच्छे प्ले किए। तो बहुत सारे प्ले हैं जो लगता है कि दोबारा करें हम उन्हीं के साथ। तो हमें हमें कास्ट नहीं चेंज करना है, द सेम कास्ट और सेम प्ले हो, और हम फिर वैसे मस्ती करें। बहुत सारी मस्तियाँ होती थी। हम लोग तो इतने बदमाश थे कि एक दूसरे का काम ख़राब हो उसके लिए इरिटेट किया करते थे। मेरे कई ऐसे बैचमेट थे जो बदमाश थे, वो चाहते थे कि मैं हंसा दें और हमारा सीन ख़राब हो, तो इस तरह से। पर वो भी वो पार्ट ऑफ एक्टिंग था कि भाई वो अब तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तो कर रहा है, तुम अपना काम करो ना। तो वो भी एक लर्निंग था। एंड उस समय तो गुस्सा आता था, लेकिन अब लगता है कि कितना फ़नी था ना सब कुछ। और अब जो भी शिकायतें थी, वो लगता नहीं, वो था वो उम्र, हम सब उस उम्र में थे, वो दौर था। पर अब उतना ही प्यार आता है सभी पे।
दे ऑल वर सो नाइस, सो गुड। और थैंक गॉड कि सभी आगे आके एनएससी से बाहर निकल के अपनी अपनी जगहों पर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। पुवालिक कर रही है, मुगले आजम कर रही है, अभी वो न्यूयॉर्क में करके आई, रवि महाशब्दे हैं, विमी है, बाहर हैं, अब्रॉड में हैं। तो इस तरह से सभी अच्छा काम कर रहे हैं। कन्हैया कैथवास है जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, तो सभी अच्छा कर रहे हैं सभी। तो ये जो प्रोग्रेस है ना एक साथ, ये एक्चुअल जर्नी है कि वी आर ग्रोइंग टुगेदर। एक समय कहा जाता था कि एनएसडी जो गया वो एक्टर बन गया, फिर वहां से वो आता था बम्बई। आपकी कैसी जर्नी रही इसमें? मैं एनएसडी के बाद थोड़ा और वहीं रह गई थी, दिल्ली में ही। क्योंकि मुझे लगता था कि एकदम से मुंबई जाना, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट तो था नहीं, फैमिली सपोर्ट नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, कोई मतलब सेविंग नहीं थी, तो यहाँ आके कैसे होगा। तो मैं दिल्ली में ही रह के थिएटर कर रही थी, फ्रीलांसिंग। और उसके बाद मैं हबीब तनवीर साहब के पास गई थी भोपाल 1 महीने के लिए। तो वहाँ वो एक कोलैबोरेशन से, इंडियन और अमेरिकन कोलैबोरेशन से एक प्ले कर रहे थे। तो 1 महीने वहीं रह गई। तो वहाँ हमें डेली भत्ता मिलता था, आई थिंक 150 रुपये पर डे, और उस पर काम करना था। वो अनुभव बड़ा अच्छा रहा। नया थिएटर जो हबीब तनवीर साहब का है और उनके जो छत्तीसगढ़ी एक्टर्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ। मैं उसमें छत्तीसगढ़ी बोलने लगी, मोर मोरा है, मोर मोरी है, कदजा है। तो ये मुझे मैं सीख भी गई थी, उनके घर आती जाती थी। और एक बड़ा अनुभव था। नगीन जो उनकी बेटी हैं, मोनिका जी जो उनकी पत्नी हैं, सो सब हम लोग फैमिली की तरह हो गए और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। लेकिन फिर भी थिएटर करते हुए दिल्ली में कई बार लगता था कि खाने को भी नहीं है, घर का किराया भी नहीं है। तो ये जो एक थिएटर वालों के साथ अभिशाप है कि थिएटर वाले तो भूखे नंगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी था। और बहुत से लोग कहते थे तू यहाँ टैलेंट को बर्बाद कर रही है, मुंबई जा। बहुत से लोगों ने कहा। कई जो सीनियर्स यहाँ आ चुके थे वो भी कभी दिल्ली जाते और मिलते तो वो भी कहते। और मैं एक बात और कैमरे में कहना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सुने। टिशू भाई हैं हमारे, टिकमांशु धूलिया, तो वो एक बार दिल से में उन्होंने असिस्ट किया था। तो दिल से की एडिटिंग और वो डबिंग वहाँ हो रही थी कुछ हिस्सों की। तो तब मैं शायद एनएसटी 2nd ईयर में थी। तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया था, आजा आजा डबिंग कर ले। तो हमने वहाँ पे जो छोटे छोटे कुछ सीन थे, 2-3 अलग अलग कैरेक्टरों के मतलब 2-4 लाइन वाले, उसकी डबिंग की थी। और उसके बाद मुझे उन्होंने कहा था कि मुंबई आजा, मिलना, ज़रूर मिलना। तो मैं मुंबई आ गई हूँ दादा, 15 साल हो गए, आप नहीं मिले हैं। कब आना हुआ था मुंबई आपका? मुंबई आ गई थी मैं 2007 के एंड में। और यहाँ कैसी रही जर्नी आप? यहाँ वही जब वो हुआ ना कि सर्वाइवल भी मुश्किल हो रहा था, और उसी बीच विजयदान देथा की कहानियों की शूटिंग राजस्थान में हो रही थी, बुरुंदा जो उनका गांव है उदयपुर से आगे। और बहुत अच्छे लेखक हैं हिंदी के, उदय प्रकाश जी, वो इसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो 3-4 कहानियों में उन्होंने मुझे रोल दिया था। और उसी में एक कहानी में सुरेखा सिकरी जी, जो बहुत अभी वो 2 साल पहले गुजर गई, और उन्होंने जो थिएटर और फिल्मों में जो एक मयार बनाया है वो तो किसी के लिए भी बना पाना मुश्किल है। तो वो भी काम कर रही थी और उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो मैं पहले भी उनसे बहुत प्रभावित थी, नाम सुनकर और पढ़कर, और उनके साथ मिलकर काम करके और भी लगा कि आई हैव टू बी लाइक हर। मतलब उनको मैं इतना एडमायर करती थी ना कि ऐसे लगता था क्या एक्टर है और मुझे भी ऐसे करना है। तो तब से था कि मुझे मुंबई आना पड़ेगा। वो मुंबई से बुरुंदा गई थी शूट पे, मैं दिल्ली से गई थी। तो ये सब कुछ संयोग होते रहे, और फिर डर भी लगता था कि मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें भी हैं। अगर आप सिंगल हैं, लड़की हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो किसी भी लड़की को आसानी से मुंबई आने में डराता भी है। तो वो डर भी था एक साइकोलॉजिकल, और दूसरा पैसे भी नहीं थे कि मैं जाऊंगी तो कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी। बहरहाल मैंने बहुत ऐसे एक दिन
मन को मैंने समझाया कि असीमा एक छलांग तो लेनी होगी, डूबना है या पार होना है वो आगे नसीब तय करेगा, पर छलांग लगा। क्योंकि बिना हम थिएटर वालों को भी बार बार कहा जाता है कि बिना कोशिश के हार मत मानो, गिव अप मत करो। तो हमारे एक्टिंग के ये प्रोसेस में, पढ़ाई में है, तो हमें एक एफ़र्ट तो लगाना ही चाहिए। बिना मुंबई गए कैसे तय करोगे कि आपका क्या बना या नहीं बना। तो बस एक दिन मैं ऐसे ही सोच ही रही थी कि एक और संयोग हुआ। यहाँ पे एक शरद जी हैं, एक फेस्टिवल कर रहे थे थिएटर का, तो उनका फ़ोन आया था कि तब मैं एक अनजान औरत का ख़त, मेरा जो सोलो प्ले जो बहुत पॉपुलर रहा, और बल्कि राजेंद्र यादव जी जो हिंदी के बड़े लेखक हैं, उन्होंने सरेआम ये कहा था कि अगर असीमा का एक अनजान औरत का ख़त नहीं देखा तो क्या देखा। और मुझे ये भी याद है कि दिल्ली में जब जब मेरे शो हुए, एक आध बार नहीं कम से कम 3 बार वो देखने आए थे, और उनका ये कहना था कि मैं हर बार देखता हूँ और मुझे हर बार नया लगता है। सो ये सब एक्चुअली ये एक्टरों की मूल जमा पूंजी होती है, मूल कमाई होती है। जब एक्टर लो होने लगता है ना, जब उसका आत्मविश्वास कहीं टूटने लगता है, हारने लगता है, तो उसमें ये काम आता है। जैसे सज्जाद अली का एक गाना है, मुझे बहुत पसंद है, मैं डूब रहा हूँ मगर डूबा तो नहीं हूँ। तो उसमें ऐसी बातें जो होती हैं ना, एक एक्टर को बहुत बूस्ट करती हैं। तो शरद जी का आया था कि आपके नाटक का बहुत मैंने सुना है, आप मुंबई आएंगी। और मैं मुंबई आने के लिए इतनी उतावली थी कि मैंने झट से हाँ कह दिया, ये भी नहीं पूछा कि आप क्या देंगे नहीं देंगे। बहरहाल फ़्लाइट से आना जाना दिया, और ये शो हुआ था रविंद्र नाट्य मंदिर जो है दादर में, वहाँ शो हुआ। और शो के बाद मुझे कैश मिला था 25,000 रुपये। तो थिएटर में 25,000 रुपये मिले आज से 15 साल पहले, कैश। तो होता है ना कि एक भूखे ने जैसे बहुत दिनों से खाना नहीं देखा है और उसको आप भर थाल परोस के दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार, मतलब ऐसे, और देते हुए ये भी कह रहे वो कि अगर कम हो तो बताइएगा। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक बार मुझे इस शो के 50,000 मिले थे, उससे पहले 5,000 10,000 मिलते थे। तो ये जो मुझे लगा अच्छा, तो एक तो वो हिम्मत आई। दूसरी बात, मैं वापस लौटने वाली थी क्योंकि उन्होंने आने जाने का फ़्लाइट का करा रखा था। पर अगेन एक और मिरेकल हुआ कि जिस दिन मुझे लौटना है उसी दिन मुझे फ़ोन आया। एक हमारे सीनियर हैं, हमारे भैया हैं विनीत कुमार जी, तो उनका फ़ोन आया कि तू कहाँ है। तो मैं डर गई थी उस दिन, ऑनेस्टली मैं डर गई कि अरे मैं मुंबई में हूँ, मेरा शो था और मैंने विनीत भैया को नहीं बताया। उनको कहीं ना कहीं किसी माध्यम से पता चला, अब वो मेरी क्लास लेंगे डांटने के लिए कि तुम मुंबई में हो, बताया नहीं। तो मैंने ये सोचा, बहरहाल उनको ये नहीं पता था। तो मैंने कहा कि मैं मुंबई में हूँ। तो बोले अच्छा मुंबई में हो, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कोई एक फ़िल्म के लिए एक कैरेक्टर की उस समय तलाश हो रही थी और उसके डायरेक्टर थे प्रवेश भारद्वाज जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा होगा और उन्होंने ज़िक्र किया होगा कि दिल्ली में है वो, तो उन्होंने ये सोचा था कि दिल्ली से इसको आना पड़ेगा। पर ये सुन के कि मैं मुंबई में हूँ, उन्होंने कहा अभी के अभी तुम एक वो क्या फिश आई प्रोडक्शन हाउस है वहाँ जाओ। अब मेरी मैं बोलती बंद थी, डर के मारे मैं ये भी नहीं बोल रही थी कि मैं होटल से चेकआउट कर गई हूँ और मैं वापस जाने वाली हूँ, शाम में फ़्लाइट है। पर मतलब विनीत भैया मेरे लिए सचमुच बड़े भाई के समान हैं, उनकी बातें मेरे लिए आज्ञा है। तो मैं चली गई। तो लेकिन मैं वहाँ प्रोडक्शन हाउस जाते जाते एक चीज़ मुझे समझ में आया था कि मे बी कि आई विल बी लेट और कुछ। तो जिन्होंने मुझे बुलाया था शरद जी ने, शरद सकलेजा जी उनका नाम था, तो जिन्होंने बुलाया था मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसी बात हो गई है, मे बी टिकट कैंसिल करना पड़े और मे बी मुझे ठहरना पड़े। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ठहरती हैं, आप जिस होटल में थी वापस वहीं आ जाइएगा, मैं फ़ोन कर दूँगा। और मैं वहाँ गई मिलने, प्रवेश भारद्वाज जी मिले मुझे, मैं थोड़ी बातचीत की, स्क्रिप्ट दिया,
पढ़ने को कहा, सुना, समझाया। कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा और वो स्वरा भास्कर की डेब्यू फिल्म थी और मुझे उसकी माँ का रोल करना था। तो इस तरह से बात हो गई और वहाँ पे जो पेमेंट की बात हुई, प्रवेश जी ने कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए, ईपी आएगी, वो बाकी बातें कर लेगी। मेरे लिए ये सब मुंबई का जो काम का जो था बिल्कुल नया था कि ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था कि पहले डायरेक्टर से मिलो, फिर डायरेक्टर स्क्रिप्ट समझाएंगे, फिर उसमें आप हाँ ना बोलें, फिर ईपी कोई होता है, ये सब मेरे लिए नया नया था। तो वो ईपी आई और फीमेल थी, वो आई और वो ऊपर ले गई मुझे टेरेस पे और बड़े ऐसे से ना संकोच के साथ, पहले आप चाय लेंगी, कुछ लेंगी, ऐसे मतलब दैट मीन्स कि वो बटरिंग कर रही है, जैसे करते करते कह रही हैं थैंक गॉड मेरे डायरेक्टर को पसंद आ गया। ये कैरेक्टर के लिए हमने कितने लोगों को ट्राई किया था, बहुत लोगों से मिले। तो ये सब करते हुए फिर बाद में कह रहे हैं असीमा जी हमारा बजट कम है, 10 से 12 दिन का या 14-15 दिन का मैक्सिमम आपका शूट होगा भोपाल में और हम इसके लिए आपको 25,000 देंगे। तो अकेन वो 25,000 मुझे बड़ा ऐसे सुनाई दे रहा था जैसे लाखों में हो, पर चूंकि हम थिएटर वाले हैं, हमें वो ऐसे 5,000 मिलता था तो लगता तो बहुत मिल गया। तो ये 25,000 एक दिन पहले शाम में मुझे प्ले में मिला, ये 25,000 आप कह रहे हैं, तो मुझे लगा मैं तो सबसे अमीर हूँ अभी दुनिया में, मुझसे ज़्यादा अमीर अभी कोई हो ही नहीं सकता। तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आया और बस फिर मैं भोपाल शूट पे गई। वहाँ जो उन्होंने डेट लिए थे मेरे 10-12 दिन, उससे पहले ही मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरा सीन पूरा हो गया था। तो वो भी बड़ा अच्छा अनुभव था, एक ही जगह पे रहना, सारे एक्टर्स मिल के काम करना और बिल्कुल ऐसा लगता था कि फैमिली वो हुआ। और उसके बाद वहाँ से फिर मैं मुंबई ही आई कि अभी तो इतना पैसा है कि हम तो दुनिया जीत लेंगे। फिर मैं पेइंग गेस्ट रही और उसके बाद 2-3 दिन बाद ही मुझे था कि अब क्या करना है, सोच ही रही थी कि उसी फिल्म में एक एडी थी साक्षी, उसका दूसरा कॉल आया कि असीमा जी मेरे एक दोस्त हैं, एक शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, बजट कम है लेकिन आप करेंगी। तो मैंने कहा कि ऐसे अगर काम मिलता है यहाँ, मतलब ऐसे आगे से ऑफर आते हैं, तो वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लग रहा था, कह रहे, और मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि इतने दिनों से नहीं आ रही थी, डर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ भी लोखंडवाला में ही उनका ऑफिस था, तो जहाँ मैं मिलने गई वो लोग मुझे जानते थे दिल्ली से ही, तो अरे आप ऐसे करके चौंक गए। और उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट की ब्रीफिंग दी एंड वो पानी पे था। पानी पे मैंने एक काम पहले भी किया था दिल्ली में, जो राजन सिंह हैं राजस्थान में, जिनको पानी बाबा लोग कहते हैं, जहाँ से रेत से उन्होंने पानी निकाला। तो उसमें उस फिल्म में भी मैंने काम किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये लोग भी पानी पर ही काम कर रहे थे और उसका नाम था रहीमन पानी सींचिए। तो वो भी काम किया, एक दिन का ही काम था और तुरंत कैश पेमेंट मिल गया। तो ये जो हो रहा था, तो ये मुझे बहुत इनकरेज कर रहा था कि यार मुंबई में ऐसे काम होता है। फिर एक और साक्षी का फ़ोन आया दोबारा, मुझे लगता है महीने भर के अंदर, कि एक और मेरे दोस्त हैं और शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, बजट कम है, 5,000 है, एक दिन का काम है। मैंने कहा यार मतलब एक दिन का काम है, 5,000 मिल जाएंगे, सेट पे रहना, सेट पे खाना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऑनेस्टली आई फील सो हैप्पी एंड सो पॉजिटिव। और जितने भी प्रोडक्शन हाउस मिले, जितनी भी टीम मिली, थैंक टू देम, दे ऑल वर लाइक फैमिली। कि मुझे लगता ही नहीं था, हम बेझिझक उनसे अपनी कोई बात हो, कुछ सीन को लेके, ये बहुत आराम से कंफर्टेबली डिस्कस करते थे, कभी कोई इशू नहीं हुआ, कभी नहीं, कभी नहीं। उसके बाद तुरंत मुझे, जहाँ मैं पीजी रहती थी, मेरी दोस्त नीतू थी, तो वो एक प्रोडक्शन हाउस के लिए कुछ काम कर रही थी। तो एक दिन उन्होंने बताया कि तू वहाँ चली जा, एक जाके ऑडिशन दे दे। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑडिशन दिया। ये सब काम मुझे
ना ऑडिशन के मिला था और मैं नहीं जानती थी कि ऑडिशन किस चिड़िया का नाम है। तो वो वहाँ जाके मुझे बोल रही है कि चली जा। तो वो महाड़ा में ऑफिस था और मैं वहाँ गई, तो वो डायरेक्टर और उनका जो एक कोई था लाइन प्रोड्यूसर, वो मुझे सीन समझा रहे, कह रहे और ये करना है। तो वो कह रहे ना कि किचन का सीन है, जो लेडी है उसका हस्बैंड गुजर चुका है लेकिन वो पास्ट में जी रही है, वो किचन में बनाती रहती है अपने हस्बैंड की पसंद का खाना। तो मैंने कहा चले किचन में। तो कह रहे नहीं नहीं ऑडिशन याद दे रहा है। और मैं इतनी लिटरल, हम लोग ना मेथड एक्टिंग वाले, थिएटर वाले, तो मैंने, क्योंकि वो होता है ना हर प्रोडक्शन हाउस में एक किचन भी होता है जहाँ चाय कॉफ़ी बनती, तो मैंने कहा नहीं सर यहाँ कर लीजिए। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इडियट हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर वो लोग मान गए मेरी इस बात को, कहते अच्छा ठीक है, तो हैंडी कैमरा तो है ही है, वहीं कर लेते। सो इस तरह से तो मैंने मुंबई में काम करना सीखा कि ऑडिशन देना नहीं आ रहा है। मैं डायरेक्टर को कह रही हूँ, जो वरुण, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अब्रॉड में रहते हैं, और उनको मैं कह रही हूँ कि चले किचन में। सो ये मैं बहुत फ़नी चीज़ें कर रही थी, पर लोगों ने एडमायर किया, अप्रिशिएट किया, और इस तरह उसमें भी मेरा काम मतलब हो गया। वो बैड लक गोविंद नाम था उसका, और उसमें हर्षिता भट्ट थी जिसकी मैं माँ बनती हूँ, एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर तो मिलता ही गया, स्ट्राइकर मिला जिसमें, वहाँ भी अचानक कॉल आया था। मेरी एक सीनियर है सुनीता रजवार, अचानक कॉल आया, क्रांति कहाँ है, क्या कर रही है? मैंने कहा घर पे हूँ। कि यहाँ पे आ जा। एक जो लोकेशन था कहीं मालवानी में, कहते वहाँ आ जा, तो और जैसे वैसे ही आ जा। तो मैंने कहा अरे ये क्या, क्योंकि तब तक मुझे ऑडिशन वगैरह का पता चल गया था कि थोड़ा तैयार होना पड़ता है, थोड़ा सा मेकअप लेना पड़ता है। तो पर वो कह रहे तो जैसे है वैसे ही आ। तो ठीक है, मैं चली गई। तो वहाँ जब मैं गई तो मैं मोस्टली, या तो लोगों ने मुझे सलवार कुर्ता में देखा है या साड़ी में। तो सुनीता दी को पता था कि मैं जो है ना सलवार कुर्ता मेरे वो रहती हूँ लंबे कुर्ते में, तो वो जर्नलिस्ट का रोल था तो उनको पता था। तो मैं वहाँ गई और चंदन अरोड़ा थे उसके डायरेक्टर, तो उन्होंने आके मुझे वैनिटी में देखा, मिले, और उन्होंने बस एक ही इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि सुनीता दी ने पहले ही कह दिया था तो जैसी है वैसे आना। तो जो कुर्ता पहना था और बिना मेकअप के मैं गई थी, तो ही सेड नो मेकअप। तो मुझे ये भी पता था कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैमरे में मेकअप चाहिए, पर कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नेचुरल की डिमांड करते हैं, यानी नो मेकअप। तो मैंने कहा सर मैं तो ऐसे ही आई हूँ, सुनीता दी ने जैसे कहा, एंड उन्होंने मुझे देखा और तब भी मुझे टिश्यू लेकर के मेरा फेस ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैंने कहा ना नहीं कुछ किया है। तो ऐसे ओके ओके। और उसमें मेरा जो सीन था, उसमें कमिश्नर बने थे अनुपम खेर सर, तो उनके साथ मेरा सीन था और बहुत अच्छा हुआ। आपने यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, रंगमंच पे किया, पत्रकारिता भी किया, कौन सी विधा इसमें सबसे अच्छी लगी आपको? मुझे तीनों अच्छी लगती है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अलग नहीं हैं। एक थिएटर वाला अगर अच्छा पढ़ेगा, जो बात सभी कहते हैं कि थिएटर वाले एक्टरों को पढ़ना चाहिए, एक्टरों को पढ़ना चाहिए, मैं कहती हूँ एक्टरों को लिखना भी चाहिए। तो मैं लिखती भी हूँ तो मुझे फ़ायदा हो जाता है। और थिएटर जो है जैसे लाइव मीडियम है, 1 to 1 कनेक्ट होता है। सिनेमा लार्जर देन लाइफ है कि हमने एक पर्टिकुलर स्पेस में, लोकेशन में शूट किया, फिर वो जब निकलता है तो लार्जर देन लाइफ लोगों तक जाता है। यू नेवर नो हम कहाँ बैठे हैं, कब बैठे हैं, और कौन हमारा कौन सा काम कहाँ देख रहा। सो वैसे भी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ये बात कहा गया है कि जो नाटक है वो पांचों विधाओं का मिश्रण है, जो हमारे 5 वेद हैं। तो इसलिए मुझे तीनों अच्छा लगता है, मैं तीनों करती हूँ और तीनों मुझे बचा लेते हैं। बचा इस मायने में रहते हैं कि जब मेरे पास एक्टिंग नहीं है तो मैं लिखती हूँ, जब एक थिएटर फिल्में नहीं मिल रही है, टीवी नहीं मिल रहे हैं, जैसे अभी मेरे पास बहुत दिनों से टीवी नहीं है। बैरी पिया जो मेरा शो आता था कलर्स पे, उसके बाद मुझे उस तरह का कोई बड़ा काम मिला नहीं,
तो मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे और अच्छा काम उस तरह का ही मिले, तो मैं रुकी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कर रही, मैं लिख भी रही हूँ, मैं थिएटर भी कर रही हूँ। आज की डेट में मेरे पास 3 सोलो प्ले हैं जिसके अलग अलग जगहों पे शो होते रहते हैं। द्रौपदी है, मैंने ही लिखा है। एक अनजान औरत का ख़त पहले भी था, वो स्टीफन ज्यूक का लिखा हुआ है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है। और तीसरा है ये न थी हमारी किस्मत, तीनों मेरा लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं शायद जो मेरा ये इंटरव्यू लोग देख रहे होंगे, ख़ास करके लड़के लड़कियां एक्टर्स, उनको मैं बता दूं कि जब एक्टर्स कहते हैं ना कि आपके पास प्लान बी सी होना चाहिए, सो दिस इज़ काइंड ऑफ प्लान बी और सी, कि आप जब अपने मन का काम नहीं मिल रहा है, फिल्में नहीं मिल रही हैं, तो कुछ भी तो नहीं करोगे ना जस्ट फॉर कि सर्वाइव करना है। कई बार करना भी पड़ता है मजबूरी में, कई ऐसे एक्टर हैं, कोई बात नहीं, काम ही तो है ना, कुछ और नहीं कर रहे तो बेहतर है कि आप कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे बच जाती हूँ कि मैंने अपने साथ ये 2-3 हथियार रखे हैं, लाइक कि मैं लिखती हूँ, मैंने कई ब्लॉग्स लिखे, कई मैगजीन्स में मैं कॉलम लिख रही थी, अभी भी लिखती हूँ, और नाटक तैयार है जो कभी भी मांगेंगे। पूरे भारत से कभी भी कहा जाता है कि आप शो करने आइए, तो अच्छा खासा मिलता है। और मैं सोलो हूँ, अकेली हूँ, जो पैसे मिलते मेरे मुझे बांटने नहीं पड़ते। और ये जो लाइन जो है बहुत क्रिएटिव लाइन है, कहते हैं खास करके जो एनडी से लोग आते हैं, जी तो क्या डायरेक्शन वगैरह में आपकी रुचि जी या कुछ कर रही है? जी जी बिल्कुल, क्यों, मैंने अपने सारे प्ले खुद ही डायरेक्ट किए हैं, तो ये एक्सपीरियंस बनता जा रहा है। दूसरी, मैं लिखती भी हूँ, तो मैं हर तरह की बातें लिख रही हूँ, सोशल अवेयरनेस की बातें, इमोशंस की बातें। मैंने रेप विक्टिम्स पे लिखा है, मेल फीमेल रिलेशनशिप पे लिखा है। मैं एक अभी शायद जल्दी होगी, लेकिन मेरा मन है कि एक मैं लिखूँ शेड्स ऑफ विमेन, एक किताब लिखने का, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूँ। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी से एमए किया था, तो मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। तो मुझसे बहुत सारी महिलाओं ने जो अपनी बातें बताई हैं, तो उसके जो शेड्स हैं, क्योंकि देखिए जब मैं काउंसलिंग में गई तो मुझे पता चला कि हर औरत कितनी भरी पड़ी हैं, बाहर से नहीं दिखता, लेकिन उसको ज़रा सा ऐसे स्क्रैच करें तो वो भर भरा के जैसे गिरती हैं, तो वो सब है। तो उसमें मैंने एक मदर और डॉटर के रिलेशन पर एक छोटी सी फिल्म बनाई है, 2 मिनट की, नेल पेंट, तो यूट्यूब पर है, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा डायरेक्शन का भी इरादा है कि हम कब तक वेट करेंगे कि कोई सामने से आके मुझे अच्छा रोल या अच्छा काम ऑफ़र करे, हम उस लायक बने कि हम खुद अच्छा काम कर सकें। और यही मैं सबसे भी कहूँगी सारे एक्टरों से कि आप इस लायक बनिए कि अगर कुछ नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है, आपके मन का नहीं मिल रहा है कई बार, तो अगर लिखना भी आता है, एक्टिंग भी आ रही है, डायरेक्शन भी आ रहा है, तो वो सब सोने पे सुहागा है। एक स्त्री को आप जितना गहना पहनाएंगे उतनी खूबसूरत लगेगी। वैसे ही एज एन एक्टर आप जितना इन एरिया पे काम करेंगे उतने आप रिच होंगे। अच्छा, सीमा जी आपसे हमें पूछना है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। बहुत ही ग्लैमर भरा ये जो जगह है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही ग्लैमरस है, बहुत नाम है, बहुत पैसा है, बट यहाँ बहुत कुछ घटनाएं घटती हैं, उसके बारे में आपके क्या कहना है? देखिए वो दुखद है, दुर्घटनाएं होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो नए एक्टर्स हैं, लड़कियां हैं, उनको बहुत, मैं यही कहूँगी कि इसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन आप सावधान रह सकती हैं। और मैंने जब भी मैं यहाँ आई थी और अभी भी काम है तो भी मैं बैलेंस रही, नहीं है तो भी मैं बैलेंस रहती हूँ, डेस्परेट नहीं हूँ। कई बार एक्ट्रेसेस जो हैं बहुत डेस्परेट हो जाती हैं और कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं जो कि सैड है। मैं बीच बीच में इन सब मुद्दों पर भी लिखती रही हूँ, अपनी बात उठाती रही हूँ। कई लड़कियाँ दूर शहरों में बैठ के मुझसे सलाह भी लेती हैं कि क्या मुझे मुंबई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मैं वही कहती हूँ कि जैसे उड़ने से पहले आप पैराशूट पहनते हो या स्विमिंग में जाने से पहले आप उसके प्रिकॉशन लेते हो, वैसे ही थोड़ा
कॉन्फिडेंस के साथ आएँ और डेस्परेट नहीं हो। ये मान के आएँ कि आप में टैलेंट है और आप अगर सस्टेन कर सकती हैं तो फिर आपको यहाँ से कोई उखाड़ नहीं सकता। काम आना चाहिए, और अगर काम आता है, जिनको भी काम आता है, मैंने ये देखा है कि इस इंडस्ट्री में जिनको काम आता है वो भूखा नहीं मरता है। जैसे आज मैं देख लीजिए, मैं डबिंग भी कर रही हूँ, वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, कविता कहानी भी पढ़ती हूँ, रिसाइट करती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, लिख भी रही हूँ, एक्टिंग पढ़ा भी रही हूँ, डायरेक्शन की भी तरफ मुड़ रही हूँ। एक और फिल्म मैंने लिखी थी जिसका नाम है से नो टू सक्सेस। वो फिल्म भी आई है, लगभग 12 मिनट की फिल्म है, जिसमें मैंने भूमिका भी की है, एक्टिंग भी की है और उसे लिखा भी है। तो इतने सारे, आप लोग कहेंगे कि आप सब कुछ करना चाहते हो। सवाल सब कुछ करने का नहीं है, सवाल अपने सर्वाइवल का है। और सर्वाइवल में आपके पास हमेशा 1-2 प्लान होना चाहिए। सपोज़ कि आपको कहीं जाना है इमरजेंसी में और आपकी फ़्लाइट छूट गई, तो उसके लिए आपके प्लान 2 तो होने चाहिए। तो इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, अलग नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मैं कहीं एक जगह जाके लोहा कूट रही हूँ, दूसरी जगह एक्टिंग। मैं एक्टिंग से ही रिलेटेड डायरेक्शन, डबिंग, वॉइस ओवर, टीचिंग, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी ये पांचों उंगलियां जैसे हैं, तो मुट्ठी बंद होने पर मुट्ठी बनती है, तो वैसा है। तो अपनी विधा में अपने आप को मांझिए, तराशिए, पारंगत कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। दुर्घटनाएं तो भगवान जाने, भविष्य पे छोड़ दीजिए। केयरफुल रहना चाहिए। कुछ नए लोग आते हैं और कास्टिंग पे नाम पे, ऑडिशन के नाम पे, ख़ास तौर से मैंने देखा है कि मैं 50 की हो गई और जब वो ऑडिशन के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उससे मैं समझ जाती हूँ कि ये लोग सही नहीं है, इनको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो जब समझ में आ जाए तो आप उनको मुँह ही मत लगाइए, आप अपना काम करते रहिए, कहिए कि मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत है। तो ये जो होना चाहिए कि समझ में आना, आपको एक कहते हैं ना कि सिक्स सेंस, और नॉट ओनली कि फीमेल में होता है, सब में होता है सिक्स सेंस। आपको जैसे कहते हैं ना, ये आपको बता देता है, आपका जो गट फीलिंग जिसे कहते हैं कि कहाँ पे नहीं है। तो मेरा आग्रह है, एक वीडियो मैंने बनाया था कि ऐसे कूद के कहीं मत चले जाइए कि वो बुला रहा है जल्दी में तो मुझे काम दे देगा। दूसरे यहाँ पे काम देने के बदले में लोग पैसे मांगते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि काम के बदले में आपको पैसे मिलते हैं, आप पैसे दें उसके बाद आपको काम मिले नहीं। और अगर कोई ऐसा करता है तो आप उनको बोलिए कि अच्छा ठीक है, आप मुझे काम के बाद पैसे देंगे ना, मेरा आप काट लीजिए पहले, उसके बाद दीजिएगा। तो इस तरह से आप बात करें, इस तरह से हैंडल करें। डिस्परेट नहीं है, क्योंकि मैं एक बात मानती हूँ कि यहाँ जितना लिखा के हम लेके आए हैं उतना मिलेगा ही मिलेगा, और जो नहीं लिखा है ना, चाहे आप सर के बल उल्टा खड़े हो जाएं, नहीं मिलेगा। तो कंपेयर मत कीजिए कि कोई आपसे जूनियर था, कई मेरे जूनियर हैं बहुत आगे निकल गए, सो व्हाट, ये उनके कर्मा है, ये उनके लक है। मैंने भी अपना काम किया है, तो मुझे अपने काम का प्राइड होना चाहिए। जैसे भी किया, जिन हालात में किया, मैं मुंबई आई, गॉड फादर तो छोड़ दीजिए, मेरा तो फादर भी नहीं है, पर मैं मुंबई में सस्टेन कर रही हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ। तो थैंक्स टू मुंबई, थैंक्स टू मुंबा देवी, थैंक्स टू सिद्धि विनायक, और थैंक्स टू मेरे माता पिता कि उनकी ब्लेसिंग थी और उनके संस्कार थे कि मैं इन चीज़ों को डील कर पाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।